Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो अगेन वी आर बैक विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम ऐसे ही नए अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं, अब हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वीडियो के सेकेंड पार्ट में क्या कुछ नया है। आपने ये देखा होगा कि 1990 के दशक के बाद में हमने बदलाव देखने हैं इस चैप्टर के अंदर। 1990 के बाद भारतीय राजनीति के अंदर क्या बदलाव आए, उनमें से एक बदलाव था हमारा अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा और बहुत से बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हो इस कैटेगरी से बिलोंग भी करते होंगे। हमारे समाज में शुरुआती समय से SC ST कैटेगरी के लोग, जो ऐसा हम समझते थे, और BR अम्बेडकर ने भी उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करी। समाज में एक ऐसा वर्ग जो समाज में किसी न किसी कारणवश से एक्सप्लोटेड हो रहा है, तो मैं कहता हूँ शोषित हो रहा है, तो उस कैटेगरी को डेवलप करने के लिए और समाज में इक्वालिटी स्थापित करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ऐसी कैटेगरी को रिजर्वेशन देना पड़ता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि समाज में इनके साथ शुरुआती समय से कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंसा, भेदभाव, मैं बोल सकता हूँ बहुत कुछ डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होता है। जैसा कि हमने शुरुआती समय में ये देखने की कोशिश करी थी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने स्पेशली ST ST के रिजर्वेशन की ही बात क्यों करी थी। अगर आप पास्ट में जाएंगे तो इनका इतिहास आप सही तरीके से जान पाएंगे। तो हालांकि हमारा क्वेश्चन ये तो नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है कि SC और ST कैटेगरी के लोग जो शुरुआती समय से एजुकेशन और साथ में सोशल इनइक्वालिटी का सामना कर रहे थे, उनको बराबरी का हिस्सा लाने के लिए हमने रिजर्वेशन दिया। लेकिन दोस्तों, 1990 के दशक में OBC कैटेगरी के लोगों का भी सेम यही डिमांड था। ऐसा देखा गया था कि 1960 के दशक के टाइम पीरियड में साउथ के इलाके में OBC के रिजर्वेशन की तो बात चल रही थी, लेकिन 1989 के समय जिस समय VP सिंह की सरकार थी और वो नए चुन के आए थे, उस टाइम पीरियड पे OBC के रिजर्वेशन की बात करी जा रही थी साउथ के इलाकों के अलावा वो नॉर्थ में भी। नॉर्थ में बहुत सारे स्टेट्स आते हैं हमारे, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पे इसकी डिमांड करी जाने लग गई थी कि सही मायने में OBC का रिजर्वेशन भी होना अनिवार्य होता है। अब OBC के रिजर्वेशन होना अनिवार्य था, ये तूल पकड़ता गया और फाइनली 1989 से 1990 के बीच में जिस समय VP सिंह की सरकार थी, उन्होंने कहीं ना कहीं OBC के रिजर्वेशन की मांग के मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं मंडल कमीशन का गठन करा। दोस्तों, ये कमीशन ऐसी है जो बताने की कोशिश करती है कि अगर OBC कैटेगरी रिजर्वेशन दे तो क्यों देना चाहिए, OBC के रिजर्वेशन के साथ साथ हमें समाज में क्या करना चाहिए, अगर इनको रिजर्वेशन दिया जाए तो क्या कारण हो सकता है, साथ में अगर इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा तो कितने % दिया जाएगा, समाज में इनको क्या हक होना चाहिए। तो ऐसे बेसिक चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए VP सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन का गठन करा। तो दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको गाइड या सैम्पल पेपर या कुछ भी परचेज करना है तो उसका लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सरकार ने इन्वेस्टिगेट करा। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा कि क्या एजुकेशनल और सोशल बैकवर्ड क्लासेस के अंदर क्या वेरियस कम्युनिटी के लोग आते हैं। सही मायने में OBC कैटेगरी के लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उनकी जातियों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। समाज में ये देखना था कि कौन कौन सी कैटेगरी के लोग OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब ये एक मसला तो वैसे तो स्टेट का होता है, तो स्टेट ही इस काम को करती है, तो वो देखती है कि समाज के अंदर शैक्षणिक और कहीं ना कहीं सामाजिक पिछड़ेपन की कौन शिकार है जातियाँ, उनको OBC कैटेगरी के अंदर लाया जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं मंडल कमीशन की ये रिकमेंडेशन थी कि पिछड़े वर्ग की पहचान करना, पहले पहचान करना और फिर उनके ऊपर सिफारिशें लागू करना कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए अदर बैकवर्ड क्लास की जो पिछड़ेपन की वैल्यू वो है, मैं कह सकता हूँ, मतलब जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त करने के लिए मंडल कमीशन ने कहीं ना कहीं एक तरीके की रिकमेंडेशन दी।
तो दोस्तों ये छोटा सा चार्ट आपके सामने है, ये दिल्ली के अंदर ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनका एक चार्ट है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली के अंदर ही सबसे ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी के लोग रहते हैं, पूरे भारत के अंदर ओबीसी कैटेगरी के लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली क्योंकि सेंट्रल के अंडर में है तो इसीलिए सेंट्रल के रिजर्वेशन के हिसाब से इतनी सारी जातियाँ जो है वो कहीं ना कहीं ओबीसी कैटेगरी के अंदर आती है। अब वो आप है या नहीं आप देख सकते हैं इस चार्ट के थ्रू। और उसके अलावा भी होता है, अगर आप हर एक स्टेट की ओबीसी कैटेगरी की लिस्ट चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे मंडल कमीशन ने ये देखने की कोशिश करी कि सही मायने में कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड क्लास है, इवन स्पेशली ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट और साथ में एजुकेशन के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंस, उपस्थिति वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। वीपी सिंह आप देख सकते हैं, वीपी सिंह वीपी मंडल इनको बोलते हैं, इनका दूसरा नाम कुछ और है दोस्तों। और वीपी सिंह उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। तो ये बिहार के सांसद भी चुने गए थे और पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी थे। और इस आयोग ने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए रिकमेंडेशन दी कि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। अगर आप उन्हें आरक्षण देंगे 27% देश की पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने बताया होगा, एक अंदाज़ा लगाया होगा कि 27% कहीं ना कहीं शिक्षा और रोजगार के अंदर अगर हर स्टेट ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 27% एजुकेशन में और साथ में रोजगार के अंदर अगर भागीदारी देता है तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ इंसाफ होगा। तो इस रिकमेंडेशन को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स ने आज एट प्रेजेंट टाइम पे 27% सभी जाति जो ओबीसी से बिलोंग करती है उनके लिए रिजर्वेशन की मांग करी है। साथ में हर एक रिकमेंडेशन के साथ साथ लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार की जनसंख्या के हिसाब से अगर ओबीसी कैटेगरी इतनी है तो कितना % भूमि सुधार होना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि इसका फ़ायदा उठा सके। अब यहाँ पे सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो चलो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में कोई पंगा नहीं है, लेकिन दोस्तों अब ये प्रॉब्लम तूल जब पकड़ती है, मतलब जब अगस्त 1990 के टाइम पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि कास्ट बेस्ड, ओबीसी कास्ट बेस्ड हम सेंट्रल में भी उनको रिजर्वेशन देंगे, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आगे फंस गई। क्योंकि देखो सेंट्रल की जॉब के लिए पूरे भारत के हर कोने से हर कोई अप्लाई करता है, लेकिन स्टेट की जॉब के अंदर सिर्फ स्टेट का ही व्यक्ति अप्लाई करता है। तो यहाँ पे जब सेंट्रल की जॉब के अंदर रिजर्वेशन मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी के लोगों को तो समस्या वहाँ पैदा हो जाएगी। और इसकी वजह से ना पूरे उत्तर भारत के अंदर मैं बोल सकता हूँ, नॉर्थ भारत के अंदर बहुत बड़े हिंसक आंदोलन होने लग गए। लोग मैं कह सकता हूँ महीनों लोगों ने जाम लगाया, प्रोटेस्ट करा, दुकानें जलाई, आंदोलन स्टूडेंट उतर गए, उसके साथ साथ रोड जाम हो गए, सरकार के खिलाफ बहुत धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन दोस्तों अब एट प्रेजेंट टाइम पे भारतीय समाज इसे स्वीकार कर चुका है, राजनीतिक दल इसे स्वीकार कर चुके हैं कि सही मायने में ये ठीक है। क्योंकि कोई बहुत बड़ा जब बदलाव करना चाहती है सरकार तो उसके लिए कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है सरकार को, है ना। बड़े बड़े बदलाव करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो इसलिए राजनीतिक दल जो थे वो कहीं ना कहीं ओबीसी को रिजर्वेशन को अब मानते हैं, लेकिन शुरुआती समय में उस टाइम पीरियड पे बहुत सारे दंगे हुए थे। अब अगर आप देखेंगे कि जब दंगे हुए थे, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी और उसके साथ साथ एससी कैटेगरी और उसके साथ साथ एसटी कैटेगरी, दोस्तों इनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी ना कि इसके बिहार पर 1989 के बाद समाज के अंदर कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगे। मतलब कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी का मतलब जो ओबीसी के अधिकारों की रक्षा करेगी तो उसके बिहाफ पे अलग पार्टी बन गई, मतलब कास्ट के बिहाफ पे अलग पार्टी बन गई। जैसे भारतीय समाज पार्टी है, इनकी शुरुआत ही यही होती है कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है और उनको बचाना है। तो उनका उस एजेंडा था, इसी वजह से उनकी सरकार शुरुआती समय में आ पाई थी। उसके साथ साथ मैं बोल सकता हूँ कि शिवसेना जैसे थी वो मराठियों को बचाना चाहती थी, क्योंकि बहुत से लोग बाहर से आते थे मुंबई महाराष्ट्र के अंदर और वो लोग जॉब ले लेते थे और वहाँ के मराठी लोकल मराठी बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे। तो ऐसा ही हर किसी सरकार का एक एजेंडा होता था।
और 1989 के दशक के बाद 1990 के दशक के बाद ये देखा गया कि कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल भी पैदा हुई, जाति के नाम पर लोगों ने जातिगत राजनीतिक दल बनाए, उनका विकास हुआ और साथ में समाज के अंदर ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ कहीं ना कहीं बहस और आंदोलन हो रहे थे 1990 के दशक के बाद, जिसका आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत टाइम पहले ओबीसी कास्ट बेस्ड यानी कि स्पेशली ओबीसी के लिए बाम सेफ जैसी संस्था बनाई गई थी काशीराम मुंशी के द्वारा। एक उदाहरण है, जब सरकार ने बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन की बात नहीं करी थी उससे कई साल पहले, आप ये साल कौन सा, ईयर कौन सा है, बामसेफ कब बनाया गया है, आप उसको कमेंट करिए, बताइए कि बामसेफ कब बनाया गया। और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, इसे बामसेफ कहा जाता है। एट प्रेजेंट टाइम ये एक्टिव है और इसके फाउंडर आप देख सकते हैं एन गंगाधर जो है ये इसके फाउंडर हैं और काशीराम मुंशी जो है फाउंडर है और प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट ये है, मैंने गलत बोल दिया। काशीराम मुंशी एक ऐसे व्यक्ति थे जो शुरुआती समय में तो बामसेफ की उन्होंने फाउंडिंग करी थी, लेकिन जब जाति बेस्ड ये चीज़ें चल रही थी ना तो उस टाइम पीरियड पे इन्होंने एक बहुजन समाज पार्टी भी बनाई थी। बहुजन समाज पार्टी मतलब बहुजन, जन मतलब जनता होती है, बहु मतलब बहुत सारे ऐसे जन जिनका समाज में शुरुआती समय से एक्सप्लोटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है। और दोस्तों वो ओबीसी कैटेगरी के भी हो सकते हैं, एसटी कैटेगरी के भी हो सकते हैं और एससी कैटेगरी भी हो सकते हैं। इसीलिए ये पार्टी बहुजन समाज पार्टी काशीराम मुंशी के मरने के बाद मायावती ने संभाली और मायावती ने इसे ऐसे संभाला, ऐसा वोट बैंक बनाया उन लोगों का कि इसकी वजह से ये उत्तर प्रदेश की 17वीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बनी थी, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी ज़्यादा जनसंख्या थी, इतना ज़्यादा वोट बैंक ओबीसी कैटेगरी का था, एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का, जो कहीं ना कहीं दलित समाज से बिलोंग करता है। और दलित समाज का संरक्षण करने का जिम्मा उस समय बामसेफ ने ले रखा था और बामसेफ से काशीराम मुंशी से और काशीराम मुंशी से मायावती के पास आया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जातिगत आधारित जब राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं नए बदलाव पैदा होते हैं। लेकिन वीपी मंडल के द्वारा अगर आप देखेंगे सही रिकमेंडेशन हुई। अब आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी से, जिससे वो मैटर नहीं करता। शुरुआती समय में समाज जो था कहीं ना कहीं शोषण से ग्रस्त था, इसी वजह से समाज में इक्वालिटी लाने के लिए ये चीज़ें करी जाती थी। ओके, तो अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही है। आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा, ओके, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और मिलते हैं हम जल्द ही वीडियो के तीसरे पार्ट में। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसे कमेंट ज़रूर करिएगा। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।